हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 12 है, जिसके अंतर्गत आपको जीएस फुल टेस्ट देखने को मिलेगा और इसमें अगस्त 2025 के करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया गया है। तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जीएस के साथ साथ करंट अफेयर को भी प्रॉपर अच्छे से कवर किया गया। 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए यह प्रैक्टिस सेट और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और बाकी जो नोटिफिकेशन आते हैं लेटेस्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर से प्रैक्टिस सेट जो भी कराए जा रहे हैं या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको सारी जो जानकारी हो मिलती रहेगी। बाकी इसमें हम लोग जीएस और करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर करेंगे और ये आपका टेस्ट नंबर 12 है। और देखिए इसके बाद जो है या तो ये क्या संस्कृत आईएएस या फिर जीएस वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, ठीक है। और देखिए जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं जो दृष्टि आईएएस के और ये आपका DIS का चल रहा है, इसके लिए प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाया दिया गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नाम से, जहाँ पे अब तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं प्रीलिम्स के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे और क्रम वाइज मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाकर के आप लोग सारे प्रैक्टिस जरूर लगा लें। 1 महीने से भी कम समय रह गया है, ठीक है, क्योंकि पेपर के 1-2 दिन पहले पढ़ाई क्या होती है वो आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो मान के चलिए वही 28-29 दिन शेष बचे हैं पेपर को, तो अभी जो है पूरी तरह से लग जाइए। जो भी आपकी रिवीजन हो कर रहे हैं, जो नोट्स है उसकी रिवीजन करिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करें, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि सारे क्वेश्चन या सब कुछ जो हम कर लेंगे प्रैक्टिस सेट में आने के बाद वैसे वैसे क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होती है, जो क्वेश्चंस हमें आते रहते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाया करें, जहाँ भी लगाएं, ठीक है। जिस कोचिंग का लगाएं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लगाएं जरूर लगाएं, ठीक है। और अच्छे से एनालिसिस कर लिया करें, केवल क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आए टिक करे निकल लिए, उसके बाद फिर अगर 1 दिन बाद वही क्वेश्चन सामने आ गया तो बस कंफ्यूज हो गए कि भाई इसका आंसर क्या है। ऐसा नहीं करना है। जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि इसके बाद समय नहीं मिलेगा कि आप प्रैक्टिस सेट जो करें हैं उसका रिवीजन कर पाएँ। तो जो भी प्रैक्टिस सेट करें अच्छे से करें, ठीक है। और इसमें कोशिश ये किया करें कि यहाँ भी जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, कोशिश ये यही रहना चाहिए आप लोगों का कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें और लास्ट में जरूर एनालिसिस कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। और देखिए जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं प्रैक्टिस सेट जो आपके सॉल्व कराने के दौरान, उनके आंसर जरूर दे दिया करें। ऐसा हमें लगता है कि अरे क्या ही दे यार, मतलब क्या ही मतलब है, लेकिन इसका मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर पता है तो आप दे देंगे, नहीं पता है तो उसे ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। और ये जो ढूंढना सर्च करना होता है ये हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, ठीक है। जो उस समय हमको याद आता है जब उसकी जरूरत होती है, जब वो क्वेश्चन फिर कभी सामने दिखाई देता है तो वो दिमाग में क्लिक करता है, यार ये क्वेश्चन तो मैंने ढूंढा था, ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसलिए जो भी कहा जाता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिश किया करें कि उसके आंसर जरूर दे दिया करें, ठीक है। ये हम अपने लिए नहीं कहते, आप लोगों के लिए कहते हैं, ठीक। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और इसमें देखिए जो भी प्रैक्टिस है, जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उसमें यही हमारी जो है कोशिश रहती है कि उस क्वेश्चन के साथ साथ अन्य जो क्वेश्चंस हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। बाकी जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं हो वही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हाँ उनसे रिलेटेड जो इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी अगर प्रॉपर आप लोग अच्छे से करें हैं तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा करके आएंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और ये विश्वास नहीं, एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारतीय प्राचीन प्रशासन में जो पट्टकोला है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। ग्राम प्रधान, राजस्व संग्रहकर्ता, रात्रि प्रहरी या फिर मंदिर का पुजारी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो पट्टकोला है प्राचीन भारतीय प्रशासन से संबंधित, ये रात्रि प्रहरी, जैसे अभी तो नहीं, पहले क्या थे, पहले रात में चोर या फिर से अन्य जो एक्टिविटी, जो अनैतिक गतिविधियां होती थी, उनके लिए जो रात्रि प्रहरी नियुक्त किए जाते थे, जिनका मुख्य कार्य यही होता है कि रात में वो गांव में घूम करके या फिर से जो भी नगर हैं वहाँ पे घूम घूम करके पहरा देते थे, ठीक है, जिससे कि लोग जो है जागते रहें या फिर से अन्य जो चोरी वगैरह जैसी डकैती वगैरह जो गतिविधियाँ हैं वो ना हो। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, जो पट्टकोल है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रशासनिक स्रोतों में इसकी जानकारी मिलती है, जिसका मतलब है ग्राम का रात्रि प्रहरी। और इसका मुख्य कार्य क्या है?
गांव की रात में पहरेदारी करना, चोरी डकैती को रोकना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, और यह कभी कभी उच्च अधिकारियों तक को संदेश पहुंचाने का भी कार्य करता था। मतलब यह गुप्तचर के रूप में भी कभी कभी कार्य करता था। और इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में जो स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था था वह बहुत ही अच्छा स्तर पे था। ठीक, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा स्तर पे था। ठीक, बाकी ग्राम प्रधान की अगर हम बात करें, इसको जो है प्राचीन भारत में ग्रामिक या फिर ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है, ग्रामीणी, ज्यादातर आपको ग्रामीणी देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्राम प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। राजस्व संग्रहकर्ता की अगर हम बात करें तो इसे बलि, भाग या फिर कर संग्राहक कहा जाता था। ठीक है, इसे आपको कहीं कहीं बलि देखने को मिलेगा, इसी को भाग भी कहा जाता था, और इसी को कर संग्रहकर्ता भी कहा जाता था। ठीक, इसी को कहा जाता था कर संग्रहकर्ता। मंदिर का जो पुजारी होता था इसको पुरोहित कहा जाता था। मंदिर के पुजारी को पुरोहित, ठीक है, मंदिर के पुजारी को पुरोहित कहा जाता था। तो देखिए इन सभी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के काल में प्राकृत आम लोगों की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें तो प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि इसमें मुख्य रूप से ज्यादातर देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अशोक की जो भी अभिलेख इसने जारी किए हैं उसमें केवल प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया गया है। बहुत से ऐसे अभिलेख हैं जिसमें आरमाइक, खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है। ठीक है, और उसमें अगर हम बात करें जैसे जो प्राकृत थी, प्राकृत का उपयोग करने के पीछे भी एक रीजन थी, क्योंकि जनसाधारण जन समूह की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। लोग ज्यादा प्राकृत बोलते थे, प्राकृत समझते थे। तो हमें शिलालेख या फिर अभिलेख या फिर जो भी राजपत्र है वह उस भाषा में जारी करना चाहिए जिसमें ज्यादातर जो मेजॉरिटी जनसंख्या है उसे पढ़ने में सक्षम हो। नहीं तो लोगों को समझ में ही ना आए, लोगों को पढ़ ना पाए तो फिर क्या ही मतलब है उसका। इसलिए जो है ज्यादातर जो अशोक के अभिलेख और शिलालेख जारी किए गए थे वो प्राकृत भाषा में जारी किए गए थे, क्योंकि उस समय के जनमानस की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है, याद रखिएगा सही आंसर इसका ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सही है? प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, तत्वबोधिनी सभा और ब्रह्म समाज। इनकी स्थापना के क्रम में इन्हें आपको लगाना है। प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें, प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया गया था? प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कहाँ पे किया था? बंबई में किया था, ये भी याद रखिएगा, बंबई में। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की अगर हम बात करें, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया गया था 1839 में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना करा गया था। कहाँ पे करा गया था? इसका स्थापना हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में इसका स्थापना करा गया था। ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। परमहंस मंडली की बात करें, परमहंस मंडली का स्थापना 1849 में किया गया था। 1849 में परमहंस मंडली का स्थापना किया गया था और इसका स्थापना भी मुंबई में हुआ था। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना परमहंस मंडली जो है इसकी स्थापना भी आत्माराम पांडुरंग ने किया था, तो ये याद रखेगा। और ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 1828 में, 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में किया गया था, कोलकाता में। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यही ब्रह्म समाज आगे चल करके ब्रह्म सभा बन जाता है। ठीक है, ब्रह्म सभा बन जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसे क्रम से लगाना है, तो क्रम इसका जो है 4 2 3 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 2 3 1। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है, याद रखिएगा। प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 मुंबई में किया गया था। परमहंस मंडली का स्थापना 1849 मुंबई में किया गया था आत्माराम पांडुरंग द्वारा। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, कोलकाता में। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 कोलकाता में किया था, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम प्राइस, बहुत ही लो प्राइस में प्रोवाइड कराया गया है जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और उसका प्राइस ही इतना रखा गया है कि आप लोग जो है उसे इजीली अफोर्ड कर पाएँ। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, जहाँ पे वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट अब तक जो कराए गए हैं 100 से अधिक, 100 प्लस 120 प्लस प्रैक्टिस सेट जो सब्जेक्टिव भी हैं, कुछ
उसके साथ साथ करंट अफेयर के हैं, यूपी स्पेशल हैं, उसके साथ साथ आपके सीसैट के कुछ प्रैक्टिस सेट हैं, वहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड कराए गए। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पता से कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन करें, मैसेज करें और उसके बारे में जानकारी लें। पूरी जानकारी लेने के बाद ही अगर आपको लगे कि हाँ ज्वाइन करना चाहिए तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चौथे वर्ष थोड़ी किया जाता है। वित्त आयोग का जो गठन है हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। तो चौथे वर्ष नहीं बल्कि हर 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, हर 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। अकबर द्वारा प्रचारित 16 कुल की अवधारणा का संदर्भ क्या था? सैन्य क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार, सार्वभौमिक शांति और सहिष्णुता पर आधारित धार्मिक नीति, हिंदू और मुसलमानों के लिए समान कराधान या फिर साम्राज्य की विधि संहिता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सार्वभौमिक शांति और सहिष्णुता पर आधारित धार्मिक नीति थी जिसको 16 कुल कहा गया था। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर वो बी हो जाएगा। और 16 कुल के अंतर्गत अगर हम बात करें, जो अकबर है यह विभिन्न धर्मों के जो धर्मानुयायी थे उनसे मिलकर के जो सर्वोच्च मतलब जो सबसे अच्छा मतलब व्यवस्था होता था उसे लागू करता था। ठीक है, ऐसा नहीं था जैसे इसके पहले के शासक क्या थे, इसके पहले के शासक जो थे वो इस्लाम कट्टरपंथी थे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इस्लाम धर्मानुयायी थे और वो जो भी नियम कानून बनाते थे वो इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग बनाते थे। ठीक है, उनको इससे मतलब नहीं था कि भारत की जो मेजॉरिटी जनता है, मेजॉरिटी जनसंख्या वो हिंदू है और इनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उनका मेन मकसद था कि अपनी जो नीति है उसे जनता के ऊपर थोपना। ठीक है, लेकिन अकबर का क्या था कि 16 कुल की नीति के अंतर्गत ये सभी धर्मों से, सभी धर्म के से रिलेटेड जो धर्म गुरु हैं उनसे विचार विमर्श करता था और जो सबसे उपयुक्त, सबसे उचित जो नीति होती थी उसे लागू करता था। इसे ही 16 कुल की नीति कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। लकड़ी से बनी नाव की परत चढ़ाने के लिए तांबे का उपयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? तांबा एक धातु है जो पानी को दूर रखता है और नाव को पानी पर तैरने में मदद करता है। यह सस्ता है इसलिए नाव को पानी के प्रभाव से बचाने के लिए इसका उपयोग करना बेहतर होता है। तांबे में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो समुद्री जीवों से लकड़ी के क्षय को रोकता है। तांबा किसी भी अन्य धातु के मुकाबले जहाज की यांत्रिक शक्ति को बढ़ा देता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तांबे में जीवाणुरोधी गुण पाया जाता है जो समुद्री जीव जो होते हैं वह जो जहाज है उसको क्या करते, क्षतिग्रस्त करते। क्षतिग्रस्त करने का मतलब ये है कि उसमें उस पर चिपक जाते हैं, उसको सड़ा गला देते हैं, बहुत जल्दी जहाज वो हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है। और तांबे की परत चढ़ाने के बाद तांबा जैसा कि आपको पता है कि जीवाणुरोधी गुण इसमें पाए जाते हैं और यह इनको लकड़ी से दूर रखता है जिससे यह लकड़ी का जो नाव है यह लंबे समय तक कार्य करता रहता है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? बादलों में बर्फ का बनना, बादलों में बर्फ बनना, पानी का भाप में बदलना, लोहे में जंग लगना। इसमें बताना है कौन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। 1 और 3, बादलों में बर्फ का बनना और लोहे में जंग लगना, यह दोनों जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें, क्या है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और यह क्या करता है? इसकी अगर हम बात करें, इस अभिक्रिया में ऊर्जा वातावरण से अवशोषित करने के बजाय वातावरण में छोड़ी जाती है, जैसे कि ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया होती है। बादलों का निर्माण जलवाष्प के संघनन से होता है। जैसे बादलों का निर्माण कब होगा? बादलों का निर्माण तब होता है जब संघनन तल को जो वायु है ऊपर जाकर के वायु इतनी गर्म हो जाती है कि संघनन तल को प्राप्त कर लेती है। संघनन तल को प्राप्त करने के बाद बादल का निर्माण होता है और यह बादल का जो निर्माण होता है यही बादल आगे वर्षा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी क्या है? संघनन तल को प्राप्त करना। ठीक है, तो अगर बादल का निर्माण हो रहा है तो इसमें भी ऊष्मा निर्मुक्त होती है, इससे भी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ठीक है, और गैस द्रव से ठोस बर्फ में बदलना तो ऊष्मा निकलती है जिससे यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये बात भी ठीक है। और जब पानी को गर्म किया जाता है तो उससे जो ऊष्मा है अवशोषित होती है। पानी को गर्म करने पर ऊष्मा अवशोषित है। क्यों? क्योंकि अगर पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो वो गर्म हो रहा है ना, उसकी ऊष्मा बढ़ रही तभी तो वो गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वह जो है ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, न कि ऊष्मा को अवशोषित, वो क्या कहते हैं, न कि ऊष्मा को मुक्त कर रहा है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है,
और उसके साथ साथ अगर हम बात करें लोहे को जंग लगने की जो प्रक्रिया है, यह भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें लोहे और नम हवा के बीच प्रतिक्रिया करते हैं और उससे अधिक ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। ये दोनों ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, लेकिन पानी का भाप बनना यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि भाप बन रहा है, पानी अधिक गर्म हो रही है तो ऊष्मा को ग्रहण कर रही है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बायोप्लास्टिक के प्रकार हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनॉइड, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोएट और पॉलीलैक्टिक एसिड। यह दोनों आपका सही हो जाएगा। यह दोनों बायोप्लास्टिक के प्रकार हैं, यह दोनों बायोप्लास्टिक के प्रकार हैं। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, बायोप्लास्टिक की अगर हम बात करें, यह उन प्लास्टिकों को कहा जाता है जो पेट्रोलियम के बजाय जैविक सामग्री जैसे कि मक्का हो गया, गेहूं, गन्ना, मतलब कह सकते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका यह पॉलीइथिलाइन टेरेफ्थेलेट है, इसकी बात करें, यह आपका पॉलीइथेनाइल टेरेफ्थेलेट है, जिसे पीईटी या पीईटीई के नाम से जाना जाता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है, यह जो है एक सिंथेटिक फाइबर है जो पॉलिएस्टर परिवार का सदस्य है, जो बायोप्लास्टिक नहीं है। तो यह आपका गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड और पॉलीलैक्टिक एसिड यह दोनों बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक हैं। ठीक है, ये दोनों बायोप्लास्टिक है, अर्थात यह बायोडिग्रेडेबल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। डार्क एनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डार्क एनर्जी की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। यह माना जाता है कि ब्रह्मांड का 60% से अधिक हिस्सा डार्क एनर्जी से बना हुआ है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत है। डार्क एनर्जी की बात करें, यह एक अज्ञात ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े पैमाने पर प्रभाव डालता है, और इसके अस्तित्व का जो पहला साक्ष्य है वह सुपरनोवा की माप से इसकी जानकारी मिली थी, और इसकी जो खोज है 1998 में की गई थी। डार्क एनर्जी की जो खोज है 1998 में की गई थी। 2 अंतर्राष्ट्रीय टीमों द्वारा इसकी खोज की गई थी, जिसमें से अमेरिकी खगोलविद एडम रीस और सॉल परमटर द्वारा, जो ऑस्ट्रेलियाई खगोलविद थे, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है ना, कि आइंस्टीन द्वारा। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। संविधान के संदर्भ में विचार करना है। यह नागरिकों के बीच तथा नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। सांची स्तूप का विशाल अर्धगोलाकार गुंबद जो अंड है, यह किसे दर्शाता है? बुद्ध का भौतिक रूप और शिक्षाएं, देवताओं का निवास, भगवान बुद्ध के अवशेष, या फिर ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय सद्भाव। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? जो सांची का स्तूप है, इसमें जो आपका अंड है, यह अंड है, इसकी बात की जा रही है। यह किसे संदर्भित करता है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय सद्भाव को इंडिकेट करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, देखिए सांची का जो अंडाकार गुंबद है, यह ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है, जो संपूर्ण अस्तित्व की एकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। झील प्रभाव हिमपात की मुख्य स्थिति क्या है? ठंडी हवा का गर्म बिना जमे हुए झील के पानी से संपर्क, उच्च वायुमंडलीय नमी के साथ जमी हुई झील की सतह, कम हवा की गति के साथ स्थिर वायुमंडलीय परिस्थितियां, गर्म हवा का ठंडे झील के पानी से संपर्क। झील प्रभाव हिमपात की जो मुख्य स्थिति वो क्या है, ये आपको बताना है। ये आपका ए हो जाएगा, ठंडी हवा का गर्म बिना जमे हुए झील के पानी से संपर्क, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए, झील प्रभाव बर्फ तब उत्पन्न होता है जब ठंडी वायु गर्म बिना जमे हुए झील के ऊपर से गुजरती है, जिससे झील से नमी और गर्म वायुमंडल में स्थानांतरित होती है और परिणामस्वरूप तीव्र बर्फबारी देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पेन्नौर नदी की विशेषता नहीं है? कौन पेन्नयार नदी की विशेषता नहीं है? यह कर्नाटक में नंदी हिल्स से निकलती है, यह कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है, यह तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी है, और इसे कन्नड़ में दक्षिण पिनाकिनी भी कहा जाता है। इसे कन्नड़ भाषा में दक्षिण पिनाकिनी कहा जाता है। कौन सा विकल्प पेन्नौर नदी के बारे में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी है, गलत है। पेन्नौर नदी की बात करें, तमिलनाडु की कावेरी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी कौन है? कावेरी। तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी कावेरी है, और कावेरी के बाद जो आपकी पेन्नौर है, आप जिसे पेन्नार भी कह सकते हैं, ठीक है, पेन्नार कहीं कहीं देखने को मिलेगा, यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। यह कर्नाटक में नंदी हिल्स से इसका उद्गम होता है,
यह कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है और यह कन्नड़ में इसे पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है और यह तमिलनाडु की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी गलत है। गोलन हाइट्स को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सीरिया और किस देश के बीच विवादित क्षेत्र माना जाता है? जॉर्डन, तुर्की, इजराइल या फिर इराक? इसका जो सही आंसर है क्या है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। गोलन हाइट्स या इजराइल और सीरिया के बीच एक विवादित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मादक पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में डेथ क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, नेपाल, भूटान या फिर अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान? इसे डेथ क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को, ठीक है, डेथ क्रिसेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, बाकी जो आपका म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है यह आता आपका डेथ ट्रायंगल के अंतर्गत। ठीक है, ये आपका डेथ ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान डेथ क्रिसेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 1921 का मोपला विद्रोह मुख्य रूप से किन कारणों से हुआ था? ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां और आर्थिक शोषण का विरोध, ब्रिटिश शासन के तहत संवैधानिक सुधारों की मांग, वन नीतियों को लेकर के आदिवासी समुदायों में असंतोष, अनुचित वेतन और कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ औद्योगिक श्रमिकों का विरोध। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही? जो मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे हुआ था? पहली बात तो केरल में हुआ था और किस लिए हुआ था ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, ब्रिटिश भू राजस्व नीति और आर्थिक शोषण के विरोध में मोपला में केरल के मोपला में विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद कितने सभी संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं? जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया उसमें कौन कौन से ऐसे जो तत्व हैं वो सीधे सीधे पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसमें जो है, इसमें जो पहली बात तो जब संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 368 में है, अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसके अगर हम देखें, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक संसद की विशेष बहुमत और दूसरा जो संविधान संशोधन है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से होता है। एक संसद के विशेष बहुमत द्वारा होता है और दूसरा आधे से अधिक राज्यों के साधारण बहुमत से अनुमोदन के माध्यम से होता है। बाकी कुछ अन्य भी अनुच्छेद हैं जो संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के साथ साथ जो सांसद का साधारण बहुमत है उसके माध्यम से भी किया जा सकता है, यानी प्रत्येक सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। मुख्य बेसिकली जो संविधान संशोधन है वो 2 प्रकार से होता है, ऐसा संविधान में उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें अनुच्छेद 368 के संदर्भ में प्रावधान किया गया है कि संविधान के वे प्रावधान जो संघीय ढांचे से संबंधित है उन्हें संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं की सहमति के साथ ही साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और यदि एक या कुछ राज्य विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो इससे कोई फर्क विधान परिषद की कोई प्रभावी भूमिका इसमें नहीं होती है और इस संदर्भ में विधानसभा की इच्छा परिषद की इच्छा में महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कहा जाता है कि राज्य विधानसभाओं और परिषदों का जो संविधान संशोधन विधेयक है इनको पारित करने में कोई अनिवार्य भूमिका नहीं होती है। वे जो है केवल तब शामिल होते हैं जब कोई विधेयक संघीय प्रावधान से संबंधित होती तभी उनको शामिल किया जाता है, नहीं तो लोकसभा और राज्यसभा मिल करके ये कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें किसी भी विधेयक की तरह संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक विधिवत रूप से पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा आवश्यकता अनुसार अनुसमर्थित होने के बाद संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति को इस विधेयक संविधान के 24वें संशोधन पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है। जैसे 24वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया था कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना, स्वीकृति देना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम बात करें इसमें कौन मुख्य रूप से शामिल होता है तो इसमें आपका लोकसभा होगा, बिल्कुल होगा, राज्यसभा होगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें जो है विधानसभा तो कुल क्षेत्रों के लिए शामिल होती है, जैसे अगर संघीय ढांचे से संबंधित मामला है तो इसमें विधानसभा होगी। ठीक, और बाकी जो संविधान संशोधन इसमें राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जिस पर लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से ये 3 होते हैं और संघीय ढांचे से संबंधित है तो इसमें विधानसभा भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन विधान परिषद की ज़्यादातर कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है तो उसकी अगर हम बात करें तो केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए संविधान संशोधन की जो बात की गई है
संविधान में केवल 2 तरह के संविधान संशोधन की बात की गई है, एक लोकसभा एवं राज्यों के विशेष बहुमत और दूसरा जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के विशेष बहुमत के साथ साथ जो है आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ठीक है, लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है जिसके अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल के 50 है सदस्य, लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री और केंद्रीय प्रधानमंत्री के सदस्यों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। कौन सा विकल्प सही है? फूड के हिसाब से बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें लोकपाल की, इसमें लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है जिसके अधिकतम 8 सदस्य, बात बिल्कुल ठीक है। लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं, बात भी ठीक है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें लोकपाल अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या है कि लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की संस्थाओं को स्थापित करना, मतलब उनकी नियुक्ति करना, जिससे कि केंद्र और राज्य स्तर पर राष्ट्र के लिए एक समान भ्रष्टाचार विरोधी सतर्कता जो मतलब कमेटी है या समूह है वो उसका निर्माण किया जा सके। ठीक है, और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य हो गए, केंद्र सरकार के समूह के जो ए, बी, सी और डी के अधिकारी हैं, ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तटीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में घर्षण क्या है? तटीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में घर्षण क्या है आपको बताना है। घर्षण की अगर हम बात करें, चट्टानों के टुकड़ों को आपस में टकरा करके टूटना और कहीं पे डिपॉजिट करना। ठीक है, ये आपका घर्षण कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन के प्रवाल भित्ति निर्माण के अवतरण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से प्रवाल भित्ति विकास का सही क्रम क्या है? प्रवाल भित्ति विकास का सही क्रम क्या है आपको बताना है। देखिए, प्रवाल भित्ति विकास क्रम का जो सही क्रम है, सबसे पहले फ्रीजिंग रीफ का निर्माण होता है, उसके बाद बैरियर रीफ, फिर एटॉल रीफ। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्रीजिंग रीफ की बात करें, प्रारंभ में मूंगे किसी द्वीप या विलुप्त ज्वालामुखी शिखर के आसपास उथले पानी में विकसित होते हैं और इनसे भूमि के किनारे के पास एक फ्रीजिंग रीफ का निर्माण होता है। बैरियर रीफ जैसे द्वीप धीरे धीरे धंसता है, मूंगे धूप तक पहुंच बनाए रखते हैं और इसके लिए ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं और इस प्रक्रिया से एक बैरियर रीफ का विकास होता है जो द्वीप से एक लैगून द्वारा अलग हो जाता है। और लास्ट में आता है आपका एटॉल। जब द्वीप पूरी तरह से डूब जाता है तब केवल बाहरी मूंगा जो चट्टान है उसका घेरा समुद्र की सतह पर दिखाई देता है, जिससे एक एटॉल बन जाता है जिसके केंद्र में एक लैगून होता है। और यह प्रक्रिया बताई जाती है कि एटॉल अक्सर उन स्थानों पर पाया जाता है जहां समुद्र के नीचे द्वीप पूरी तरह से गायब हो चुके हों। तो इनका क्रम है फ्रीजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सतही हवाओं की कमी होती है और इसे आमतौर पर डोलड्रम कहा जाता है? किस क्षेत्र में डोलड्रम का विकास होता है? डोलड्रम विषुवत रेखी जो निम्न वायुदाब पेटी है वहां पे डोलड्रम का विकास होता है, जो वहां पे किसी भी प्रकार की, जहाँ पे किसी भी प्रकार की जो मौसमी गतिविधियां एक्टिविटी हो नया के बराबर देखने को मिलती है। डोलड्रम को शांत क्षेत्र कहा जाता है। डोलड्रम जो है एक शांत क्षेत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक के रूप में कौन कौन से समूह को मान्यता दी गई? धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई, नस्लीय। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, भारत में जो अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता दी, नस्लीय अल्पसंख्यक को कोई मान्यता या संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश G4 समूह के हिस्सा हैं? G4 समूह का हिस्से के अंतर्गत कौन से देश आते हैं ये आपको बताना है। देखिए, इसमें आ जाएगा आपका ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और G4 जो समूह देश हैं इनकी अगर हम बात करें, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनेस्को की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए इन देशों द्वारा G4 समूह का निर्माण किया गया था, जिसमें ब्राजील है, जर्मनी, भारत और जापान। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं जो कार्बोहाइड्रेट के समान मानव शरीर को सीधे ऊर्जा प्रदान नहीं करते लेकिन स्वास्थ्य और विकास के लिए न्यूनतम मात्रा में आवश्यक होती है? इनकी प्रोटीन, वसा, विटामिन या फिर खनिज। ये कौन से पदार्थ हैं? ये आपके विटामिन है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। देखिए, विटामिन आवश्यक कार्बनिक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य, विकास और कमी से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनके विपरीत जो सीधे ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन ऊर्जा उत्पादन में योगदान किए बिना विभिन्न शारीरिक जो कार्य हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा, विटामिन। प्रजाति समता है कि समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करता है। प्रजाति समृद्धि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रजातियों का कुल संख्या को दर्शाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले।
भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक और दिशा निर्देशक मानस और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कौन सी विनियामक संस्था जिम्मेदार है? इसका जो सही आंसर आपका सी हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी। सीपीसीबी, ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट आपका सी हो जाएगा। और इसके द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो क्राइटेरिया का निर्धारण किया गया है उसकी अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में जो ध्वनि का स्तर है वो कितना होना चाहिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें दिन के समय जो ध्वनि है वो 75 डेसिबल होनी चाहिए। और रात के समय कितना होना चाहिए? रात के समय यह जो है 70 डेसिबल होना चाहिए, 70 डेसिबल होना चाहिए, ठीक है। वाणिज्यिक क्षेत्र की बात करें, वाणिज्यिक क्षेत्र की यहाँ पे जो है 65 डेसिबल दिन में होना चाहिए, ठीक है, दिन में होना चाहिए। और रात में होना चाहिए आपका 55 डेसिबल, 55 डेसिबल। और आवासीय क्षेत्रों की बात करें, आवासीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दिन में 55 डेसिबल होना चाहिए, दिन में होना चाहिए 55 डेसिबल और रात में होना चाहिए 45 डेसिबल, ठीक है, याद रखिएगा। यह जो है सीपीसीबी द्वारा क्राइटेरिया जो निर्धारित किया गया ध्वनि प्रदूषण का, अगर इससे अधिक होता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, शुक्र ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 चंद्र नमूना वापसी मिशन, कौन इसमें शामिल नहीं है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें मार्स सैंपल रिटर्न मिशन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो भारत का लक्ष्य रखा गया है इसरो द्वारा कि 2047 तक जो मिशन करने के जो कुछ लक्ष्य रखाए गए उसके अंतर्गत इसरो द्वारा विकसित और संचालित किए जाने वाले प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा और जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर के ऊपर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। चंद्रयान 4 चंद्र नमूना वापसी मिशन, चंद्रमा की सतह से नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम का चौथा मिशन होगा। शुक्र ऑर्बिटर मिशन जो शुक्र के वायुमंडल और उसकी सतह का अध्ययन करने के लिए नियोजित मिशन है जिसकी लॉन्च तिथि 2028 है, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ये मार्स सैंपल रिटर्न मिशन यह जो है विजन, अंतरिक्ष का जो विजन है 2047 इसका पार्ट नहीं है, ऑप्शन ए। मन्नार की खाड़ी के बारे में देखिए, यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार भारत के पहले समुद्री जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों का घर है। पाक जलड मरुमध्य गल्फ ऑफ मन्नार को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, बंगाल की खाड़ी से। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। उसने पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुर्तगाली वायसराय के रूप में उसने कोचीन में पहली पुर्तगाली दुर्ग का अर्थात किला जो है उसका निर्माण करवाया। उसके नेतृत्व में पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था। कौन सा विकल्प अल्बुकर्क के बारे में गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। पुर्तगाली वायसराय के रूप में उसने कोचीन में पहली पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण किया था, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोचीन में अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा प्रथम पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कराया गया था, लेकिन वह इस समय पुर्तगीज वायसराय नहीं था। वह 1503 में बना और वह 1509 में पुर्तगाली वायसराय बना था, ठीक है। तो वायसराय के रूप में इसने इसका निर्माण नहीं कराया था, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? मार्को पोलो जो है इटली का निवासी था। दुअर्तो बारबोसा की बात करें, यह पुर्तगाली निवासी था। अंतोनियो मॉनसेरेट की अगर हम बात करें, यह स्पेन का निवासी था। और पीटर मुंडी इंग्लैंड का था। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, 2 1 4 3, ऑप्शन डी। कौन कर्नाटक में नहीं स्थित है? कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में नहीं है? कूचिकल, बरकाना, थलायार या फिर गोकक, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, थलायार जलप्रपात कर्नाटक में नहीं है। थलायार जलप्रपात कहाँ पे है? यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, सही आंसर भी हो जाएगा। सरकारी विधेयक के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह विधि के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सदन में पेश करने के लिए 15 दिनों का नोटिस होना चाहिए। सदन में अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही गलत है? सरकारी विधेयक के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, सदन में पेश करने के लिए 15 दिन का नोटिस देना चाहिए, ये आपका गलत है, ठीक है। देखिए सरकारी विधेयक को
सदन में पेश करने के लिए 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, ना कि 15 दिन। ठीक है, 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बी गलत है, बाकी सही हो जाएगा। सीबीआई के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? सीबीआई का स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना की अनुशंसा संथानम समिति, संथानम जो आयोग है इसने की थी। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम जो 1946 है इससे प्राप्त होता है। सीबीआई अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। सीबीआई अकादमी यह नई दिल्ली में नहीं है, कहाँ पे है? यह आपके गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, सीबीआई अकादमी गाजियाबाद में, न कि नई दिल्ली में। तो यही गलत है, बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। 1963 में इसका स्थापना हुआ था गृह मंत्रालय के एक विशेष संकल्प द्वारा, और एके संथानम समिति ने इसकी सिफारिश की थी। और दिल्ली विशेष पुलिस बल अधिष्ठान जो है आपका 1946, इसी से इसको शक्ति की प्राप्ति होती है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका गाजियाबाद में है। ग्रीष्म ऋतु की दोपहर में किसी खुले मैदान में दृष्टिपात के दौरान जमीन के ऊपर वायु कंपदीप्त क्यों दिखाई देता है? जैसे अगर बहुत गर्मी है, गर्मी के समय में आप देखते हैं और कहीं जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो रोड पे देखेंगे दूर से लगता है जैसे कि वहाँ पे वायु जो है जैसे आग लगा हो, और आग लगता है तो धुआं निकलता है, जैसे उसकी लौ निकलती है, तो नहीं लगता जैसे कि कुछ तैर रहा हो, वैसे दिखाई देता है। ठीक है, और ये क्यों होता है यही आपको बताना है। इसका जो सही आंसर प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण ये जो घटना है देखने को मिलती है। ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, ओजोन O3 और पेरोक्सी एसिटिली नाइट्रेट से बनता है। PAN जो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, यह ओजोन तथा स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। गोल क्रांति, गोल क्रांति की अगर हम बात करें, गोल क्रांति के अंतर्गत आलू उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। धूसर क्रांति के अंतर्गत उर्वरक उत्पादन को बढ़ा देने की बात की गई थी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रेडी हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन डी सही है। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वीपी बाडिया या फिर केटी शाह। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का स्थापना करा था। कब किया था? 1925 में इनके द्वारा करा गया था। ठीक है, 1925 में। तो इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये पूछ ले कि ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का स्थापना जो किया गया था किस उद्देश्य के लिए किया गया था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को सशक्त करना। ठीक है, ऑप्शन ए। कुकी आंदोलन मणिपुर की जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। आदिवासियों के झूम कृषि पर प्रतिबंध व उन्हें पोथांग हेतु बाध्य करना इस आंदोलन का मूल कारण था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, सबसे पहले तो यह याद रखिए कि कुकी आंदोलन जो है मणिपुर में हुआ था। ठीक है, कुकी आंदोलन मणिपुर में हुआ था, और यह जो है झूम कृषि और जो वन प्रतिबंध है, वन पर जो प्रतिबंध लगाया गया था अंग्रेजों द्वारा, जो आदिवासी कम्युनिटी वनों में रहा करती थी, इसके फलस्वरूप इन्होंने आंदोलन किया था। सही आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फंडी या फिर मैक्सिको। इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है? कनाडा में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प गलत है? अमीर खुसरो प्रथम फारसी कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है। अबुल कलाम आजाद ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। किताब ए नौरस बीजापुर सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड की रचना है। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय ने भाग नहीं लिया था। कौन सा विकल्प आपको बताना इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, और यह पदवी उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अबुल कलाम आजाद ने नहीं, हकीम अजमल खां के द्वारा खिलाफत आंदोलन के समय हाजी उल मुल्क की पदवी त्यागी गई थी, न कि अबुल कलाम आजाद द्वारा। ठीक, किसने त्यागी थी? तो याद रखिएगा, हकीम अजमल खान ने। हकीम अजमल खान ने। और इनको ये पदवी कब दी गई थी? इनको ये पदवी 1908 में अंग्रेजों ने दिया था। बी, यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 1961 से 1971 के दौरान देखी गई थी। भारत में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच रही थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा गलत है। भारत में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि 1991 से 2001 के बीच में रही थी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में जनसंख्या की न्यूनतम जो दशकीय वृद्धि रही है वह कब रही है? यह रही है 2001 से लेकर के 2011 के मध्य। ठीक है, 2001 से 2011 के मध्य, याद रखिएगा। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संबोधन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया विषय पर दिया तथा संविधान सभा द्वारा भविष्य में भारत के संविधान के निर्माण का जोरदार विरोध किया? किसके द्वारा विरोध किया गया था? के एम मुंशी, ऑस्टिन, सर मॉरिस ग्वियर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर मॉरिस ग्वियर ने। सर मॉरिस ग्वियर, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया विषय पर संबोधन दिया और यहीं पर संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का विरोध किया। और 1937 से 43 तक ब्रिटिश कालीन भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे। याद रखिएगा, कब से कब तक? यह जो है 1937 से लेकर के 47 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह रिहंद नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। सुकमा डुकमा बांध का निर्माण किया गया बेतवा नदी पर। मौदहा बांध का निर्माण सरयू नदी पर। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मौदहा बांध का निर्माण आपके सरयू नदी पर नहीं किया गया। मौदहा बांध का निर्माण किस में किया गया है? मौदहा बांध की अगर हम बात करें, हमीरपुर में इसका निर्माण किया गया है, हमीरपुर में। और किस नदी पर किया गया है? तो बीरमा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, बाकी सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर, गोविंद वल्लभ पंत बांध रिहंद नदी पर, कालागढ़ रामगंगा नदी पर और मौदहा बीरमा नदी पर। यही गलत है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998-99 में शुरू किया गया था। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकता के लिए पर्याप्त और समय अनुकूल साख समर्थन प्रदान करने के लिए किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच से होकर के गुजरती है? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 पश्चिमी देशांतर या फिर 90 पूर्वी देशांतर? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा 100 पश्चिमी देशांतर या अमेरिका महाद्वीप जो है इसके बीच से होकर के गुजरता है। ठीक है, सही आंसर आपका ये हो जाएगा। और यह जो रेखा है अमेरिका महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ देश दी गई है और राजधानी दी गई है। कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? कोस्टा रिका की राजधानी है सेंट जॉन्स। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या है? त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन बारबाडोस की राजधानी है। और हैती का पोर्ट ऑफ प्रिंस है, पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो इसका जो सही आंसर है आपका बी हो जाएगा। 3 1 2 4। विश्व के निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। एंजल, नियाग्रा और विक्टोरिया, इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका नियाग्रा जलप्रपात, उसके बाद एंजल जलप्रपात आ जाएगा, फिर विक्टोरिया जलप्रपात आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें जो आपका एंजल जलप्रपात है यह कहाँ पे है? यह साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में है। और जो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है यह कहाँ पे? आपके अफ्रीका में है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन की योजना, बंगाल विभाजन का प्रभावी होना और बंगाल विभाजन का निर्णय। कौन सा विकल्प, मतलब सॉरी, इनको जो है क्रम से आपको लगाना है, इनको क्रम से लगाना है। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की योजना, स्वदेशी आंदोलन की जो योजना है, ठीक है, यह बनाया गया था कब? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था आपका 16 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन का निर्णय जो लिया गया था वह 20 जुलाई 1905 को लिया गया था, 1905 को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका 3 1 2 बी हो जाएगा, 3 1 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से न्यूनतम लिंगानुपात का जो सही क्रम है इनसे लगाना है।
न्यूनतम लिंग अनुपात के सही क्रम को लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें आपका हरियाणा आ जाएगा, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा के लिंग अनुपात कितना है? हरियाणा का लिंग अनुपात देखिए इसके पहले भी बताया गया है, लेकिन फिर भी जितनी बार हो सकेगा ये रिपीट होता है और आप बार बार देखते हैं तो इससे यह है कि माइंड में आपके ये जो है कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा और एग्जाम के समय अगर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे इजीली कर लेंगे। ठीक है, हरियाणा में जो लिंग अनुपात है वह 879 है, 879 हरियाणा का लिंग अनुपात है। पंजाब का लिंग अनुपात कितना है? पंजाब का लिंग अनुपात है 895, 895। राजस्थान का जो लिंग अनुपात है यह आपका 928 है, 928। और उड़ीसा का लिंग अनुपात है आपका उड़ीसा का जो लिंग अनुपात है 979 है। ठीक है, तो हरियाणा का 879, पंजाब का 895, राजस्थान का 928 और उड़ीसा का 979। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पे स्थित है? दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पे? आगरा, कानपुर, वाराणसी या फिर लखनऊ? उत्तर प्रदेश में दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी जो आधारशिला है 14 नवंबर को रखी गई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नवंबर कब? 2014 को, 2014 को। ध्रुव तारा किस तारामंडल का सदस्य है? हाइड्रा, सिगन्स, लिटिल डीपर या फिर ओरायन? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लिटिल डीपर का, ऑप्शन बी। संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुकूल है। संसदीय व्यवस्था निरंकुशता का प्रतिषेध करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। दूसरा सही, पहला गलत। संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुकूल है, ये गलत है, लेकिन दूसरा सही है कि संसदीय व्यवस्था निरंकुशता का प्रतिषेध करती है। ठीक है, देखिए संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था जो है यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है, न कि अनुकूल है। तो पहला गलत है, दूसरा सही। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को नामित नहीं कर सकता है? समाज सेवा, सहकारिता, साहित्य या फिर पर्यावरण? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसमें पर्यावरण का कोई मेंशन नहीं किया गया, बाकी समाज सेवा, सहकारिता, साहित्य इन सब का उल्लेख किया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 जो सदस्य हैं इनका नामांकन करता है, और यह जो है साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा वाले क्षेत्र से होने चाहिए। ठीक है, समाज सेवा, साहित्य, सहकारिता, कला हो गया। ठीक है, और आपका विज्ञान हो गया। ठीक, विज्ञान हो गया, इन क्षेत्रों से होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका सहकारिता, मतलब इन 5 क्षेत्रों से। ठीक, तो सही आंसर इसका डी है। पर्यावरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। द्विकपर्दी कपाट दाएं आलिंद एवं दाएं नीले के बीच में स्थित है, और त्रिवर्णी कपाट या बाएं आलिंद एवं बाएं नीले के बीच में है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों गलत है, ये गलत, उल्टा दिया है। ठीक है, द्विकपर्दी कपाट जो है या आपके बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में है, और त्रिवर्णी कपाट जो है या दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में। ठीक, तो डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक की बात की गई है? इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो जैविक हथियार हैं इसका उपयोग करना, ठीक है, इसका निर्माण करना, इस पर मुख्य रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वो कौन सा प्रोटोकॉल है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिनेवा प्रोटोकॉल। ठीक है, जिनेवा प्रोटोकॉल जो रासायनिक हथियारों के निर्माण, उनका उपयोग आदि पर रोक लगाने की बात करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। महाकाव्य शिल्पाधिकारम में वर्णित मदुरै की प्रसिद्ध त्रासदी के समय वहां का शासक कौन था? नेडियोन, पल्सलाई, मुदुकुडुमी, करिकॉल या फिर नेडुजेलियन? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेडुजेलियन वहां का क्या था? शासक था। सही आंसर इसका जो है आपका डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम, विकिरण फ्लक्स का वॉट होता है, आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है और उष्मा का सेल्सियस होता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उष्मा का जो मात्रक है क्या होता है? उष्मा का मात्रक होता है आपका कैलोरी। ठीक है, तो डी गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, विकिरण फ्लक्स वॉट, आवेग न्यूटन सेकेंड। हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल होते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता और भौगोलिक प्रदेश की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन आगे की व्याख्या नहीं करता है। बाघ संरक्षण पर पहला एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन थाईलैंड के हुआहिन में आयोजित किया गया था, और इसका आयोजन कब किया गया था आपको बताना है। देखिए इसका जो आयोजन है यह हुआ था आपका 2010 में इसका आयोजन किया गया था। बाघ संरक्षण पर पहला एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2010 थाईलैंड में हुआ था।
बाघ संरक्षण पर दूसरा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2012 भूटान में हुआ था, और बाघ संरक्षण पर जो चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन है यह 2022 में हुआ था मलेशिया में, आभासी माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिएगा जो अभी इसके पर लेटेस्ट जो हुआ है वो आपका मलेशिया में हुआ है 2022 में। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया जाता है ग्लोबल टाइगर फोरम के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी, नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना हुआ था 2003 में, ऑप्शन भी हो जाएगा, 2003 में इसका स्थापना किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जल, स्वास्थ्य, जैव विविधता, ऊर्जा और कृषि उपरोक्त में से कौन से धारणीय विकास के अंतर्गत शामिल हैं? कौन जो इसमें धारणीय जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके अंतर्गत कौन शामिल है आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें इसमें आपका जल भी आ जाएगा, स्वास्थ्य, जैव विविधता, ऊर्जा और कृषि ये सभी आ जाएंगे, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का एक परजीवी पौधा है? आर्किड, ब्रोमिलॉइड, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कौन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का एक परजीवी पौधा है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, आर्किड और ब्रोमिलॉइड ये दोनों है, ऑप्शन सी। यह दोनों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के परजीवी पौधे हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक, संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के आधार पर किया गया था? अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल 1945 या फिर कैबिनेट मिशन 1946? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आया था इसके सुझाए गया प्रस्ताव के आधार पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन जिसका गठन नवंबर 1946 में किया गया था, सॉरी कैबिनेट मिशन कह रहे हैं, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था, और कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गया प्रस्ताव के तहत इसका गठन किया गया था। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीट देसी रियासतों से मिलकर के बने गए थे। ठीक है, बनाए गए थे, याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट पूछ सकता है। टोटल जो इसमें सदस्य थे कितने थे? 389 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटिश भारत से, जिसमें से अगर ब्रिटिश भारत की बात करें, ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे? ब्रिटिश भारत से थे 296, और देसी रियासतों के, देसी जो रियासतें थी यहाँ से कितने सदस्य थे? यहाँ से 93 सदस्य थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। संसदीय व्यवस्था में शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट ही होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में जो मुख्य अंतर है वो क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनी विधायिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। ठीक है, देखिए ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, जबकि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है भारत में वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको या किनको अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? यदि किसी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? महिलाओं को मताधिकार भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत दिया गया था। प्रांतों में शासकीय बहुमत की स्थापना की समाप्ति हुई थी भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत परिषद की समाप्ति हुई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम जो है इसकी समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था, यह गलत है। ठीक है, देखिए भारत परिषद की जो समाप्ति की गई थी वो भारत शासन 1935 के तहत किया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसका समाप्त किया गया था, न कि 1919। ठीक है, 1935 के तहत। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। यह भाव संविधान में कहाँ से मिलता है? नीति निर्देशकता, तो मूल अधिकार, उद्देशिका या फिर अनुच्छेद 51 को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, उद्देशिका। उद्देशिका से इसके बारे में हमें इंडिकेशन मिलता है कि भारत एक संप्रभु राज्य है जो अपनी चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो जो नीतियां हैं वो बनाने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देखिए कुछ अनुच्छेद दिए गए और इसमें किसमें किसका प्रावधान किया गया उसे सम्मिलित करना है। बात करें अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 330 इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए जो आरक्षण का उल्लेख किया गया है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 323A का संबंध प्रशासनिक जो अधिकरण है उनसे संबंधित है और 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, 3 4 2 1 ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सही है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, गुप्त संवत चलाने का श्रेय इसी को जाता है, इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, देखिए इसका जो सही आंसर है आपका डी हो जाएगा। चारों विकल्प, तीनों विकल्प चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सही है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम इसके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, इसने शासन किया था और गुप्त वंश का या वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। ठीक, ऑप्शन डी। महाराजा धीराज की उपाधि इसने ग्रहण की थी और इसने रजत मुद्रा अर्थात चांदी की सिक्का चलाया गया था। ठीक है, विवाह प्रकार का इसके द्वारा सिक्का चलाया गया था। मामल्ल शैली का विकास किस शासन के शासनकाल में हुआ था, मामल्ल शैली का विकास जो है नरसिंह वर्मन के समय में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, मामल्ल शैली का विकास। सही आंसर इसका ये हो जाएगा और इसके द्वारा मामल्ल की उपाधि भी धारण की गई थी। ऑप्शन ए। मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित, शारीरिक रोध, साइटोकाइन रोध, कायिकीय रोध या फिर कोशिकीय रोध। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा कायिकीय रोध। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता की प्रतिरक्षा होती है जिसे सहज प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा दो भागों में बांटा गया है। मुख में जो लार बनता है, आंखों में जो आंसू बनते हैं, अमाशय में अम्ल, यह कायिकीय रोध के उदाहरण है जो सहज प्रतिरक्षा का एक प्रकार है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान यह आपके कटक उड़ीसा में स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है भोपाल में। भोपाल में। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र यह झांसी में है, झांसी में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, ठीक है, ये आपके नई दिल्ली में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 4 3 2 1 ऑप्शन बी इसका सही है। कौन सा विकल्प, कौन एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। कौन इसमें से कानपुर में स्थित नहीं है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, यह बमरौली प्रयागराज में है। ठीक है, यही गलत है। देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान है 11.79%। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है आप बताना है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो कितना है, दूसरे नंबर पे है। भारत जो है, सॉरी, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जो मतलब भारत के कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का जो योगदान है वो 11.79% है, याद रखिएगा 11.79%। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है। ठीक है, कितना परसेंट निवास करता है, आपको बता दें कि 15 से 20 के बीच में है, 15 से 20 के बीच में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कुरल, कुरल के द्वारा जो है तिरुवल्लुवर ने कुरल की रचना की थी, नक्कीरन ने तुलकाप्पियम की रचना की थी, इलंगो अडिगल ने शिल्पाधिकारम की रचना की थी, शीतला सतनाथ ने मणिमेखला की रचना की थी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा तुलकाप्पियम। तुलकाप्पियम की जो रचना है तुलकाप्पियर द्वारा की गई थी। ठीक है, तुलकाप्पियर द्वारा, तो यही गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसके अंतर्गत हमीर मर मर्दनी, उसके बाद आपका तूतीनामा है, विद्यारण्य, आशिकी और शंकर विजय, इनके द्वारा किसकी रचना की गई थी उससे सम्मिलित करना है। ठीक है, उससे सम्मिलित करना है। बात करें अगर हमीर मर मर्दनी की रचना जो की गई थी यह जयसिंह सूरी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, तूतीनामा की रचना जिया नक्शवी ने की थी, जिया नक्शवी के द्वारा तूतीनामा की रचना की गई थी। आशिकी की रचना जो है अमीर खुसरो ने की थी
और शंकर विजय विद्यारण्य। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है सी 4 3 1 2। निम्नलिखित घटनाओं जो रीडिंग के समय में हुआ था उसे आपको बताना है कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो रीडिंग के कार्यकाल में हुई थी। चौरी चौरा कांड, केरल में मोपला विद्रोह, चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना, भारत में साइमन कमीशन का आगमन, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। इसमें बताना है कौन सी घटना रीडिंग के समय में हुई थी। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें रीडिंग के कार्यकाल में जो घटनाएं हुई थी, पहले तो यही जान लीजिए कि रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, और ये अगर आपको पता है तो आप इजिली जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। 1921 से 26, तो इसमें वही घटनाएं आएंगी जो 1921 से 26 के बीच में घटी हुई। ठीक है, तो चौरी चौरा यह कब हुआ था, 1922 में हुआ था। ठीक है, केरल का मोपला विद्रोह, केरल के मोपला विद्रोह की बात करें, 1921 में हुआ था, 1921 में। चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया था, 1923 में, 1923 में। और भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1927 में, 1927 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, यह 1920 में हुई थी। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1920 इसके पहले है और 1927 इसके बाद है, तो ये और ये नहीं आना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए, सही आंसर से हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, यह लाल मिट्टी विंध्य शैली के टूटने से बना है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। बालकश झील कहाँ पे स्थित है, बालकश झील कहाँ पे आपको बताना है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान या फिर कजाकिस्तान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बालकश झील है कजाकिस्तान में, बालकश झील कजाकिस्तान में है, ऑप्शन डी। हिमालय में त्रिशूल पर्वत शिखर के बारे में देखिए, यह उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित है और यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 7120 मीटर ऊंची है, ठीक है ना, कि 7500 मीटर से अधिक ऊंची है, तो यही आपका गलत है, बाकी पहला सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक मुख्यतः घड़ा नृत्य है, कौन घड़ा नृत्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चारकुला, चारकुला, ऑप्शन सी। ठीक है, जहरीली शराब पीने से हुई त्रासदी में जो सक्रिय एजेंट इस त्रासदी का कारण था, इसमें कौन सा जो सक्रिय एजेंट पाया गया था जिस कारण यह त्रासदी हुई थी और लोगों की व्यापक मात्रा में, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में मृत्यु हुई थी। शराब में कौन सा जहरीला पदार्थ मिले होने के कारण। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें मेथिल एल्कोहल मिलाया गया था या फिर से मेथिल एल्कोहल पाया गया जिससे बहुत ही अधिक लोगों मृत्यु हो गई थी, बहुत अधिक लोगों की। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। किन्हीं दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह को किस दिशा निर्भर करती है, किन्हीं दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पर, यह निर्भर करती है उनके तापांतर पर, उनके तापांतर पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दो निकाय है ए और बी, ए और बी, तो उष्मा किधर से किधर जाएगी, उष्मा मान लीजिए इसमें उष्मा जो है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उष्मा कहाँ से कहाँ जाएगी। इसमें अगर हम बात करें, यह जो है उन निकायों के तापांतर के कारण होता है और उष्मा का प्रवाह उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ से उष्मा यहाँ की इस तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उष्मा अधिक है, तापमान अधिक है, तो जो न्यूनतम तापमान है इधर उष्मा प्रवाहित होगी। ठीक, तो इसके तापांतर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन डी। अवयव जो अल्पांश रूप में आवश्यक होते हैं वो कौन से अवयव हैं जो अल्प मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, वे हैं आपके, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें आपका मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है और क्लोरीन है, इनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। महासागरी गर्त दिया गया और महासागर, टोगो गर्त कहाँ पे है, टोगो गर्त जो है आपके प्रशांत महासागर में स्थित है टोगो। रोमांचे गर्त है अटलांटिक महासागर में, रोमांचे अटलांटिक महासागर में है, रोमांचे गर्त है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, डायमेंटीना गर्त की अगर हम बात करें कहाँ पे है, डायमेंटीना गर्त है हिंद महासागर में और मेलॉय ये आपके आर्कटिक महासागर में है। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा 3 4 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मोलाया जो है अटलांटिक, मोलाया जो है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, मोलाया आर्कटिक महासागर में है, टोगा है प्रशांत महासागर में, रोमांची अटलांटिक महासागर में। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य की विधि आई, उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य की विधायी व कार्यदायी आदेशों का परीक्षण कर सकता है और यह कोई सावधानी त्रुटि दिखती है तो उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंदर शक्ति प्राप्त है, यह जो है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है। ठीक है, कि
केंद्र राज्य द्वारा जो विधायी या कानून का जो निर्माण किया जाता है उसकी समीक्षा कर सकता है, और अगर वह गैर तार्किक है या फिर औचित्यपूर्ण नहीं है या फिर इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या फिर संविधान का अतिक्रमण करता है तो यह उसे रद्द कर सकती है। और इसका जो शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार निम्न में से वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री और अपने राज्य में राज्यपाल। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने राज्य में राज्यपाल। देखिए वरीयता क्रम की बात करें तो सबसे ऊपर आएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद अपने राज्य में जो राज्यपाल हैं वो आ जाएंगे, राज्यपाल। उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, आ जाएगा। इसके बाद जो है उप प्रधानमंत्री आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आ जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश, फिर आ जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुस्तक ए लाइव द वंडर जिसमें सर्वप्रथम ब्लैक होल घटना का उल्लेख किया गया है, इसके लेखक कौन है? इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? देखिए इसकी रचना जो है हॉलवेल नामक एक अंग्रेज था, इसने इसकी रचना की थी। और इसी के आधार पर यह बताया जाता है कि ब्लैक होल की कोई घटना हुई थी। ज़्यादातर विद्वान जो है मानते हैं कि ब्लैक होल की कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी, और इसने बढ़ा चढ़ाकर यह जो है एक मतलब कह सकते हैं कि कल्पना करके एक ऐसी जो है मतलब कहानी लिखी थी, ठीक है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर पल्लव शासकों के शासनकाल में किन मंदिरों का निर्माण किया गया था? तटसोर मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर। किन मंदिरों का निर्माण पल्लव शासनकाल में हुआ था, आपको बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3। इन सभी का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था, ठीक है, पल्लव शासकों द्वारा। बाकी जो वृद्धेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण जो है तंजौर में है, और यह चोलों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यह तंजौर में है और इसका चोलों ने निर्माण कराया था। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। साख सृजन भारतीय रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पादन स्तर में गिरावट सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण कारण है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर बी है, दूसरा सही, पहला गलत। साख सृजन भारतीय रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए साख सृजन की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। साख का सृजन करना या मुख्य रूप से सरकार और अन्य जो एजेंसियां हैं उनका महत्वपूर्ण कार्य है, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक का। ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ स्थल दिए गए हैं और जिला दिया गया है। बात करें अगर हम बरन की, बरन कहाँ पे है? बात करें अगर बरन की, बरन है आपके, बरन है कहाँ पे? बुलंदशहर में। और बासर खेड़ा यह शाहजहाँपुर में है। राजघाट कहाँ पे है? राजघाट वाराणसी में, अतरंजी खेड़ा एटा में है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3। भारत में शहरीकरण के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कुछ अपवादों को छोड़ करके भारत में शहरी विकास दर सदैव बढ़ती रही है। भारत में शहरी जनसंख्या की सांद्रण वृद्धि अपेक्षाकृत बड़े शहरों में हुई है। रोजगार, आवास, प्रदूषण और ऊर्जा भारत में मुख्य शहरी समस्याएं हैं। भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही गलत है, ठीक है। भारत में सभी क्षेत्रों का जो शहरीकरण है वो एक समान हुआ है, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल कभी नहीं पॉसिबल है, तो सही आंसर डी हो जाएगा, यही गलत है। अफ्रीका माइनर में कौन से देश शामिल हैं? अफ्रीका माइनर के अंतर्गत जो देश आते हैं मोरक्को है, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ये सभी देश मिल करके अफ्रीका माइनर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसका आ जाएगा आपको ऑप्शन बी। हॉर्न ऑफ पठार कनाडा में स्थित है। क्षेत्रफल में रूस के बाद कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह कौन सा है? मकर रेखा पर स्थित जो देश है उसमें कौन से देश शामिल है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, टोगो, पराग्वे, चिली, उरुग्वे, ब्राजील, बोत्सवाना, पेरू, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, सोमालिया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और टोगो। ये सभी जो है मकर रेखा पर स्थित देश हैं, मकर रेखा पर स्थित ये देश हैं, ठीक है। देखिए इसी की अगर हम बात करें मकर रेखा पर स्थित जो देश है कौन कौन है? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, फ्रेंच पोलिनेशिया है, बोत्सवाना है, नामीबिया, टोगो, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये सभी मकर रेखा पर स्थित हैं। और टोटल कितने देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित है? टोटल 12 देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देश के 1/3 क्षेत्र में वन अथवा वृक्षारोपण होने की जो अनिवार्यता है, या किस नीति के अंतर्गत इसकी बात की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लक्ष्य रखा गया था कि भारत के कुल भूभाग के 1/3 भाग पर वनावरण होना चाहिए। और अगर यह पहाड़ी क्षेत्र है
और अगर ये पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र के 2/3 भाग पर बनावट होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? RLEGP कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया था, इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 100% है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारी सभा का स्थापना किया गया था? बहिष्कृत हितकारी सभा का स्थापना इनके द्वारा कब किया गया था? इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा का स्थापना किया था 1924 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू बैराट से प्राप्त होता लघु शिलालेख है। इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी है, पहला सही है, दूसरा गलत, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए अशोक बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू से प्राप्त होते बात बिल्कुल ठीक है। और राज्याभिषेक के संबंधित जो मास्की का लघु शिलालेख है, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। और अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख है, स्तंभ लेख और गुहा लेख है। ठीक, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, पहला सही, दूसरा गलत। और अशोक के जो अभिलेख हैं इसे 3 भागों में बांटा गया, याद रखिएगा कौन कौन से हैं? शिलालेख हैं, स्तंभ लेख और गुहा लेख है। ठीक है, शिलालेख मतलब जो पत्थर काट के बनाए जाते हैं उसको शिलालेख कहते हैं। और उसके बाद आपका स्तंभ लेख, जो स्तंभ मतलब ऐसे पट्टिका लगा करके उस पर उत्तीर्ण किया जाता है। और गुहा लेख, जो लेख आपको गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 का उपबंध, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 में किसका उल्लेख किया गया, किसका उपबंध किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए इसकी बात करें, संघ द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ऑप्शन सी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल होता है तो वहां पे संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित कर देता है, अभिसारित कर देता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पे आता है? स्थापना वर्ष के अनुसार पहले नंबर पे कौन आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1498 में, 1498 में। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था, 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था 1602 में हुआ था, 1602 में हुआ था। ठीक, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह हुआ था आपका 1664 में, 1664 में। ठीक, 1664 में। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही कालक्रम क्या है? चंदेरी, घाघरा और आपका खानवा। देखिए इसमें अगर हम बात करें, बाबर ने चंदेरी का युद्ध कब लड़ा था? यह हुआ था 1528 में, 1528 में। घाघरा का युद्ध जो है यह 1527 में हुआ था, 1527 में। और खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा, घाघरा का युद्ध 29 में हुआ था यार, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ठीक है, 1529 में। खानवा युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है आपका 312 हो जाएगा, 312। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग नियत तापी है? उभयचर, पक्षी, सरीसृप और मत्स्य। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन आया था। आपको बताना है कौन एक नियत तापी है? उभयचर, पक्षी, सरीसृप और मत्स्य। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह नियत तापी है। पक्षी जो है नियत तापी है, ठीक, बाकी जो है यह अनियत तापी है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वित्त मंत्रालय के कार्य हैं? राजकोष नीति का निर्धारण करना, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण और बजट का राजस्व अनुमान तैयार करना। कौन सा विकल्प सही है? पूर्ण के हिसाब से बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? देखिए मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है यह आरबीआई द्वारा किया जाता है, ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। कौन सा विकल्प? प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही है।
हर्षवर्धन द्वारा रचित निम्नलिखित किस एक नाटक में वत्सराज उदयन और रानी वासवदत्ता की परिचारिका परिचारिका नागरिका का प्रणय कथा का उल्लेख किया गया है? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी है, ये आपकी रत्नावली है। ठीक है, रत्नावली। और वैसे ही भी पूछ लेता है कि हर्षवर्धन द्वारा जो 3 बुक लिखे गए कौन कौन से हैं। ठीक है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका। और इसमें जो है वत्सराज उदयन की रानी वासवदत्ता की जो परिचारिका, जो नौकरानी है, इसके विवाह का जो उल्लेख किया गया वो विवाह का जो उल्लेख किया गया वो रत्नावली में किया गया। ठीक है, रत्नावली में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी सदन द्वारा पारित किया जा सकता है? समान बहुमत से 1/3, 2/3 या फिर 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, समान बहुमत से। ऑप्शन है, समान बहुमत से पारित होता है। ठीक है, और इसका उल्लेख 360 में किया गया है। 2 महीने के अंदर इसे पारित करना अनिवार्य होता है, ये भी याद रखेगा। जापान के निम्नलिखित जो द्वीप हैं उनके क्षेत्रफल के अनुसार उन्हें जो है क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। इसमें अगर हम बात करें शिकोकू, क्यूशू, होक्काइडो और होन्शू। ठीक है, और इसमें अगर उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ ले, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है, यह उत्तर से दक्षिण क्रम है और यह इनका जो क्षेत्रफल है इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, यह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आरोही क्रम है और ये उत्तर से दक्षिण क्रम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो सही आंसर इसका याद रखिएगा, ये शिकोकू क्यूशू होक्काइडो होन्शू है और यह होक्काइडो होन्शू शिकोकू क्यूशू है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही नहीं है? थायमिन, भूख न लगना, टोकोफेरॉल, बांझपन और राइबोफ्लोविन, बेरी, रेटिनॉल, रतौती। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बेरी नामक रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है और इसे जो है विटामिन B1 को कहा जाता है क्या? विटामिन B1 को कहा जाता है आपका थायमिन। थायमिन। और ये आपका जो राइबोफ्लेविन है ये क्या है? यह विटामिन B2 है, विटामिन B2। ठीक। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किसके तहत किया गया था? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का जो गठन किया गया था यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है? कौन पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वागामड़ पहाड़ी। बाकी सेवराय, नल्ला मल्ला और महेंद्रगिरी ये सभी पूर्वी घाट के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो वागामड़ पहाड़ी है पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है। वागामड़ पहाड़ी कहाँ पे है? यह केरल के कोट्टम वाले क्षेत्र में स्थित है, केरल के कोट्टम वाले क्षेत्र में। ठीक है, राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में। राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधीन होता है जिसके लिए संसद को स्वीकृति आवश्यक होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या कर। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? आगरा, लखनऊ, इटावा, वाराणसी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, इटावा घराने को, इटावा घराने को। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा विकल्प गलत है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला राज्य है राजस्थान। शीर्ष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला राज्य राजस्थान, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसमें न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला जो राज्य है वो राजस्थान नहीं बिहार है। ठीक है, बिहार है। बिहार में जो साक्षरता है वो आपका 51.1% है स्त्री साक्षरता, और राजस्थान में स्त्री साक्षरता है 52.1%। ठीक है, 52.1%, तो यही गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें एक में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस, हाइड्रोजन या फिर कार्बन। किसमें सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हाइड्रोजन चक्र में होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कर्मा नृत्य महोबा, मयूर ब्रज, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, जोगिनी अवध क्षेत्र। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा कर्मा नृत्य महोबा नहीं। कर्मा नृत्य की अगर हम बात करें तो ये सोनभद्र मिर्जापुर वाले क्षेत्र में किया जाता है। सोनभद्र मिर्जापुर वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से कर्मा नृत्य किया जाता है।
ठीक है, तो यही गलत है। कौन सा विकल्प गलत है? प्रयाग का नाम इलाहाबाद अकबर ने रखा था। काम्पिल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। अयोध्या में 7 जैन तीर्थंकरों ने जन्म लिया तथा शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। वृंदावन स्थित गोविंद देव मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा मान सिंह ने करवाया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए, अयोध्या में 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था और इन्होंने यहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। और अगर ये पूछ ले कि 5 जैन तीर्थंकर जो हैं वो कौन कौन हैं, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। ये आपके ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव हैं, अजीतनाथ हैं, अजीतनाथ और अभिनंदन स्वामी हैं। अभिनंदन स्वामी, सुमतिनाथ, सुमतिनाथ और आपके अनंतनाथ। इन 5 लोगों का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन स्वामी, अमी और सुमतिनाथ और अनंतनाथ। सही आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? शावाक इराक, नाइचो जापान, मोसाद इजराइल और MI यूके। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। कुछ गुप्तचर संस्थाएं और देश हैं। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा शावाक। शावाक अगर हम बात करें तो यह कहाँ का है? शावाक इराक नहीं, ईरान का है। ईरान की गुप्तचर संस्था है। ठीक है, यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ पर्यटन स्थल दिए गए और स्थान दिया गया है। भगवान वराह मंदिर कहाँ पे है? भगवान वराह मंदिर की अगर हम बात करें, यह आपके कासगंज में स्थित है। कनक भवन कहाँ पे है? कनक भवन है अयोध्या में। खानका रसीदिया कहाँ पे है? खानका रसीदिया मैनपुरी में है। और भृगु मंदिर है बलिया में। भृगु मंदिर बलिया में है। इसका सही आंसर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन है इसका सही है। निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1987 में। 1987 में। बात करेगा सिक्किम की, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। 1975 में। नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1963 में। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1971 में। तो सबसे अंतिम अरुणाचल प्रदेश है। पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 2018 के 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया। आयोग के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? फूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे और वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। सेवा की अवधि और कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, न कि संसद। ठीक है। यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक मणि हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल हमें कैसा दिखाई देगा? वह फूल हमें दिखाई देगा काला। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। IGFRI यह कहाँ पे है? ये आपके झांसी में है। ठीक है, और IGFRI इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि झांसी में है। IIPR यह कहाँ पे है? IIPR है आपके कानपुर में। ठीक है, और यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च है। IIVR की बात करें, IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यह वाराणसी में है। और IVRI की बात करें, इंडियन जो है वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कहाँ पे है? आपके इज्जत नगर में है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। निम्नलिखित में से कौन भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है? सांस्कृतिक विशेषाधिकार, सांस्कृतिक विशेषीकरण, विभिन्न आवास और सामाजिक रीति रिवाज। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। इराक का जो तेल क्षेत्र कौन सा है? इराक में स्थित तेल क्षेत्र है मस्जिद ए सुलेमान, यह ईरान में स्थित है। ठीक है, और इराक की बात करें, किरकुक मोसूल बसरा यह आपके इराक में है। ठीक है, कुवैत में क्या है? कुवैत में है बरगान कुवैत में है। और सऊदी अरब में दम्माम है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? फाकिमा अभ्यारण्य या नागालैंड में है। डंपा है मिजोरम में। और मुदुमलाई है केरला में। महावीर अभ्यारण्य है गोवा में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, मुदुमलाई केरल, यह गलत है।
मुदुमलाई अभयारण्य कहाँ पे है? मुदुमलाई अभयारण्य की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, मुदुमलाई, मुदुमलाई अभयारण्य यह गलत है, ठीक है। मुदुमलाई शायद तमिलनाडु में स्थित है क्या? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुदुमलाई कहाँ पे है, ठीक है। शायद ये आपके तमिलनाडु में है, बाकी फाकिम नागालैंड में है, डंपा है मिजोरम में, महावीर है गोवा में, ठीक। कौन सा विकल्प शून्यकाल के बारे में सही है? शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। पूर्व सूचना दिए जाने के बाद ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पहला दूसरा सही तीसरा गलत। इसमें पूर्व सूचना देने की जरूरत नहीं होती है, अगर सार्वजनिक महत्व का कोई मुद्दा है तो उसे आप उठा सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा वनस्पति तेल में बनाना चाहिए। वनस्पति तेल में संतृप्त वसाएं पाई जाती हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर सी है, पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए अगर हम बात करें, वनस्पति जो तेल है इसमें असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं और यह संतृप्त वसाएं वाले वनस्पति घी से कम हानिकारक होती हैं, ठीक। सही आंसर इसका हो जाएगा सी। और यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हैं। अगस्त 2025 में जारी राज्य दक्षता सूचकांक CEI 2024 के बारे में देखिए। इस सूचकांक में महाराष्ट्र को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर पहला, ये सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, राज्य ऊर्जा सूचकांक या राज्य दक्षता सूचकांक जो है यह किसके द्वारा जारी होता है? यह जारी किया जाता है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, न कि नीति आयोग द्वारा। तो पहला सही, दूसरा गलत है। अगस्त 2025 किस देश की सरकार द्वारा प्रमुख जाति विद्रोह संगठन करेन नेशनल यूनियन KNU को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया म्यांमार द्वारा, ऑप्शन सी। अगस्त 2025 भारत सरकार द्वारा 2030 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए आधिकारिक रूप से बोली लगाने का निर्णय लिया गया। निम्नलिखित में से किस स्थल को इस आयोजन के लिए आदर्श रूप में घोषित किया गया, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नेशनल डिजिग्नेटेड अथॉरिटी के गठन की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। देखिए इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन प्रणाली को कानूनी रूप से लागू करना, ऑप्शन ए। हाल ही में भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त किया और भारत ने जापान को प्रतिस्थापित करके यह उपलब्धि हासिल की है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही है। ई श्रुति @क्लिनिक एक क्लाउड आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है। अगस्त 2025 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA एवं नीति आयोग ने ई श्रुति @क्लिनिक शुरू करने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है और इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है। देखिए अगस्त 2025 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और CDAC द्वारा ई श्रुति @क्लिनिकल की शुरुआत की गई थी, समझौता किया गया था। नीति आयोग नहीं है, कौन है? CDAC है, ठीक है। देश भर में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बारे में देखिए। 14 अगस्त 2025 को यह दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार द्वारा 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने देश की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल संचालन किस नाम से किया? आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र या फिर गरुड़ास्त्र? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका नाम है रुद्रास्त्र, ठीक है, रुद्रास्त्र। और इसकी बात करें, भारतीय रेलवे द्वारा देश की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल संचालन किया गया था, जिसका नाम रुद्रास्त्र है। और इसकी लंबाई जो है 4.5 मतलब 4.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से देशों में किसने नारगोनो काराबाख क्षेत्र में दशकों के विवाद को समाप्त करने के लिए व्हाइट हाउस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया? अजरबैजान, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस, जापान। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को जो नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की थी, बोला था कि उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने उसमें इसका भी जिक्र किया था कि उन्होंने इन दोनों देशों के बीच में जो लंबे समय से विवाद था इसको क्या किया है? सुलझा दिया है। तो आपको बताना है वो दोनों देश कौन कौन से हैं। देखिए वो दोनों देश है अजरबैजान और आर्मेनिया, ऑप्शन है। सिलनेक्स 2025 भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और अगस्त 2025 में इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है, ठीक है।
देखिए स्लिनेक्स की अगर हम बात करें तो स्लिनेक्स भारत और सिंगापुर के बीच नहीं होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, स्लिनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और यह एक द्विपक्षीय अभ्यास है और इसका आयोजन जो है इस वर्ष यह विशाखापत्तनम नहीं बल्कि कोलंबो में किया गया था, श्रीलंका के कोलंबो में। ठीक है, डी हो जाएगा। अगस्त 2025 में किस राज्य में स्थित सतनवरी गांव के स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? यह किया गया महाराष्ट्र को विकसित करने की बात की गई है। अगस्त 2025 में गैंडों के शिकार को रोकने के लिए किस देश के एक विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ मिल करके आपका जो आप रिहोस्टेप प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, आपको बताना है किसके साथ मिलकर के इसकी शुरुआत की गई है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर सी हो जाएगा साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर के। ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर के। और यह गैंडे के सींगों का जो व्यापार किया जाता है, अवैध जो गैंडों का मारा जाता है, पोचिंग की जाती है, उससे जो है कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, और देखिए राइसोटैप प्रोजेक्ट मतलब इसमें जो है आपका यह राइनो, और सोटैप प्रोजेक्ट मतलब राइनो के संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगस्त 2025 में जारी नुम्बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के बारे में। इस सूचकांक में भारत वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पे है। पुणे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है और विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों में अबू धाबी यूएई पहले नंबर पे है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर बी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसमें अगर हम बात करें, बेंगलुरु कर्नाटक भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, न कि पुणे को। ठीक है, किसको घोषित किया गया? बेंगलुरु को, मंगलुरु को। अगस्त 2025 में 10वें विश्व रोबोट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था बीजिंग, चाइना में, और ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगस्त 2025 में असम में राष्ट्रीय जलमार्ग 57 कोपली नदी को चालू कर दिया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 57 कोपली नदी को चालू कर दिया गया है। असम में अब 4 राष्ट्रीय जलमार्ग पूरी तरह से चालू है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही। पहली बात तो ये कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग 57 या किस नदी पे है? कोपली नदी पे है, याद रखिएगा। और असम में अब टोटल जलमार्गों की संख्या 4 हो गई, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगस्त 2025 में भारतीय डाक विभाग द्वारा संचार मित्र योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी था, दूसरा सही, पहला गलत है, पहला गलत है। ठीक है, देखिए अगस्त 2025 में दूरसंचार विभाग द्वारा संचार मित्र योजना की शुरुआत की गई थी, न कि डाक विभाग द्वारा। ठीक, तो किसके द्वारा किया गया था? दूरसंचार विभाग द्वारा। दूरसंचार विभाग द्वारा। दूसरा गलत सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी WATS 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का चौथा विमानन बाजार बन गया है। चौथा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया, भारत 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन खतरों से निपटने के लिए बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है? बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है पंजाब द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस देश ने अपने नए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत 2034 से 36 के बीच शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? यह किसके द्वारा घोषणा किया गया है? रूस द्वारा, ऑप्शन सी। ठीक है, और कब तक करेगा? 34-36 तक। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता लगा सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन करिए और मैसेज करिए और पूरी जानकारी दीजिए। और करना चाहें तो इच्छुक हो तो करें, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करिए। और देखिए आपका देह का 12वां टेस्ट था, और इसके बाद जो है जीएस वर्ल्ड या फिर संस्कृति IAS के टेस्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और जिस भी क्वेश्चंस को लेकर के किसी भी प्रकार का डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।